हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई आप लोगों की बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखो, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर। वेक्टर की अपनी थियरी हो चुकी है। अब अपन शीट डिस्कस कर रहे हैं। शीट में भी लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक 9 क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। पैटर्न आपको बिल्कुल वही फॉलो करना है जो आपको वीडियो की सीरीज में मिल रहा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि 3 पार्टिकल जो है PQR। अच्छा, आप फिर पूछोगे कि जेई या नीट। भैया नीट का पेपर देख लो आप लोग और खुद डिसाइड कर लेना जेई या नीट। ठीक है, तो ये जो सीरीज जा रही है जेई मीन्स नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस बार नीट का पेपर उठा के देखोगे तो लगभग 35 सवाल ऐसे हैं जो जेई मेंस के PYQ बेस्ड हैं। आप उठा के देख लेना सवाल। ठीक है, तो इसलिए अब जो नीट के स्टूडेंट हैं ना, उनको भी ये ज़रूरत है कि आप अपनी प्रिपरेशन को फिजिक्स की कम से कम जेई मेंस लेवल तक लेकर जाओ। ये बात सही है कि 1 घंटे के अंदर 45 सवाल नहीं सॉल्व हो सकते, लेकिन कम से कम 30 तो हो सकते हैं। अगर ऐसा पेपर आए तो हमें 30-35 का टारगेट लेके अगर चलना है तो उसके लिए भी जेईई मेंस लेवल तक का आपको फिजिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो शीट बनाई गई है बहुत ही बढ़िया है। इससे आपके लगभग वेक्टर के सारे जो डायमेंशन होते हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, तो हम लोग चलते हैं भाई। 3 पार्टिकल्स PQR आर मूविंग अलोंग वेक्टर A, B एंड C रिस्पेक्टिवली दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट। अच्छा देखो, एक फिगर डायग्राम ड्रॉ करते हुए चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, कह रहा है कि मेरे पास ना 3 पार्टिकल है। सपोज एक इधर से मान लो P आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है Q आ रहा है, और तीसरा पार्टिकल जो है मान लेते हैं इधर से R आ रहा है। ठीक है, ये 3 पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ से स्ट्राइक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक किसके अलोंग आ रहे हैं, इन सब का वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर दिया P जो है I प्लस J के लॉन्ग आ रहा है, और B जो है J प्लस K के लॉन्ग आ रहा है, C माइनस I और J के लॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें I प्लस J प्लस K है। ठीक है, तो देखो A आ रहा है, P जो है I प्लस J के अलोंग आ रहा है, और R आ रहा है माइनस I प्लस J के लॉन्ग आ रहा है, और Q जो आ रहा है J प्लस के लॉन्ग आ रहा है। ठीक है, J प्लस के लॉन्ग आ रहा है। ठीक है, यही देख लेते हैं, J प्लस के, I प्लस J माइनस I प्लस J। ठीक है, बोल रहा दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट एंड स्टार्ट टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। नाउ पार्टिकल P इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन कंटेन्स वेक्टर A एंड B। ठीक है, तब हुआ क्या, जब इनका टक्कर हुआ तो टक्कर के बाद जो पार्टिकल P मूव करना स्टार्ट करा, सपोज इधर पार्टिकल P मूव करना स्टार्ट किया। अब ये जो P मूव कर रहा है, ये है वेक्टर A, ये है PQ, ये है वेक्टर B, और ये जो है वेक्टर C है। तो B और A को कंटेन करने वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। बी और ए को कंटेन करने वाला डायरेक्शन प्लेन जो है ये बोर्ड का प्लेन है, क्योंकि पी इधर बनाया है, क्यू इधर बनाया है। इसको कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर मान लो कि इधर कहीं मूव कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं पी का डायरेक्शन लिखूं, मैं पी कैप लिख रहा हूं, तो टकराने के बाद जो पी का डायरेक्शन आएगा क्या होगा, वो डायरेक्शन है वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर। और वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर अगर है तो मैं अगर एक वेक्टर लिखूं आर, ठीक है, तो एक इसको लिखा मैंने डिफाइन करा ए क्रॉस बी, तो जो वेक्टर आर हुआ क्या वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। वेक्टर आर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। अब मुझे आर का डायरेक्शन, तो जो पी चल रहा है वो ए और बी के परपेंडिकुलर चल रहा है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर मैंने एक वेक्टर मान लिया आर। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ पी का डायरेक्शन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बताओ अब ये जो आर आया वो सिर्फ एक तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका परपेंडिकुलर भी होगा। तो क्या मैं पी के डायरेक्शन को लिख सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। बताओ यहां तक बात समझ में आई, क्लियर सबको। अच्छा, बोल रहा है क्यू जो है, अब आगे चलते हैं सवाल पर। सवाल कह रहा है कि क्यू इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर ए एंड सी। अब बोल रहा है कि जो क्यू मूव करा वेक्टर ए और
सी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अब मैं लिखूंगा, सपोज इसको R1 बोल देता हूं डिफरेंस करने के लिए, तो मैं अगर एक वेक्टर R2 लिखूं A क्रॉस C, तो मुझे बताओ R2 जो है A क्रॉस C का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या R2 A और C दोनों के परपेंडिकुलर होगा? भाई क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ चाहिए डायरेक्शन, तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं A क्रॉस C डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस C, मैं लिख सकता हूं। बताओ इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो R2 एक डायरेक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वेक्टर ए और सी के को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और यही डायरेक्शन हो गई किसकी? क्यू की, ठीक है। तो क्यू की डायरेक्शन हो गई ए क्रॉस सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी। सबसे पहले इतनी बात निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है ये भी देख लेते हैं। पूछा है, मान लेते हैं कि क्यू कहीं इधर जा रहा है, ठीक है। ये डैश डैश लाइन दिखाने का मतलब क्या है, इसको आप समझो कि ये जो डैश डैश लाइन मैं दिखा रहा हूं, ये डैश डैश लाइन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे से पूछा है कि जो पार्टिकल पी और क्यू मूव किए आफ्टर स्ट्राइक, उनके बीच का एंगल सपोज अल्फा है, तो आप अल्फा की वैल्यू बताओ, ठीक है। अच्छा, पहले पी और क्यू का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, वहां से हमें कुछ चीजें दिख जाएंगी। क्या दिखेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, तो ये मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक डिटर्मिनेंट बना लिया, आई जे और के। ए कितना दिया है, आई और जे है, तो मतलब 1 1 0 है। और ए क्रॉस बी, बी कितना है, जे और के है, तो मतलब आई नहीं है, आई 0, जे और के है, ठीक है। जे और के है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, आई लोगे तो कितना हो गया, ए छूटा तो 1 1 जा 1, ठीक है, 1 बचा और ये 0, 1 माइनस 0, माइनस का जे लोगे तो क्या छूटेगा, ए छूटेगा और ए छूटेगा, तो 1 1 जा 1 और 0 1 जा 0, 0 से 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 माइनस 1 माइनस 0 ये बन गया, ठीक है। प्लस का के लोगे तो इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 0 का इधर करोगे तो 0, 1 माइनस 0 बन जाएगा। तो ये जो ए क्रॉस बी आया, ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास, आई यहाँ से माइनस का जे और यहाँ से प्लस का के, और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट में भाई आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर और के वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट में 3 आ गया। तो मैं अगर लिखूं इसको पी वेक्टर को, तो पी का जो डायरेक्शन आया मेरे पास, आई माइनस जे और प्लस का के डिवाइड बाई रूट का 3 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? क्रॉस प्रोडक्ट मैंने किया, मैंने ये आपको कंसेप्ट में सिखा चुका हूं बहुत बढ़िया से कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे, इसलिए मैंने फटाफट से कर दिया। नहीं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट सिखाने चलूंगा तो 20 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लग जाएंगे। समझ आई बात? तो इसलिए थियरी आपको पढ़ के आना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूं आगे ए क्रॉस सी निकालने के लिए, तो मैं इसको यहां से करूंगा इरेज, ठीक है। अब इरेज कर दिया, तो मैं निकाल रहा हूं अब की बार ए क्रॉस सी, तो फिर से डिटर्मिनेंट बनाऊंगा आई जे के। ए में क्या है, आई जे है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, जो नहीं होता, ये बात देख लो, नहीं है तो मैं इसको 0 के लिख सकता हूं, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो के का कोफिशिएंट अगर कोई टर्म नहीं है किसी वेक्टर में तो उसका कोफिशिएंट 0 मान लेना है, ठीक है। इसी तरह सी में आऊंगा, तो सी में जो मेरे पास लिखा हुआ था वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस का आई और प्लस का जे, शायद यही है, एक बार देख लेते हैं। वेक्टर सी है माइनस का आई प्लस का जे है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का आई का मतलब -1, प्लस का जे का मतलब हो गया माइनस आई हो गया, और प्लस का 1 हो गया, 0 नहीं है। तो यहाँ से ए क्रॉस सी जब मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा आई लिखूंगा तो हटेगा 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0 और इधर मल्टीप्लाई 0 हो गया। माइनस का मैं जे लिखूंगा, जे में इसको हटाऊंगा तो इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा 0, इधर मल्टीप्लाई करूंगा 0। प्लस का के मैं लिखूंगा, के लिखूंगा तो मैं इसको हटाऊंगा और इसको हटाऊंगा, अब मल्टीप्लाई इसका करूंगा और इसका करूंगा, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, -1 से 1 का मल्टीप्लाई -1 और एक माइनस पहले लगाते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 का के कैप। अब आप बताओ, जब 2 के कैप लिखा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई रूट में 2 का स्क्वायर, क्योंकि आई जे तो है नहीं, 4 हो जाएगा, बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर मेरे पास आ गया, ये आ गया 2 के कैप डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा के कैप, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हमें, ठीक है। अब मेरे पास 2 वेक्टर है, मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। इन दोनों बीच के
वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। भाई डायरेक्शन यही हुआ, पी इधर चल रहा है, क्यू इधर चल रहा है, दोनों आई जे मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हैं और इनके बीच का आपको एंगल निकालना है। तो जब इनके बीच का आपको एंगल निकालना है तो मैंने आपको बताया था एंगल निकालने के दो तरीके, एक तो अगर मैग्नीट्यूड वगैरह दिया हो तो पैरेललोग्राम वाला तरीका लगाओगे, और दूसरा अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया है तो आपको कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? डॉट प्रोडक्ट वाला। कैसे? कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा लिखूंगा, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया इनके बीच एंगल अल्फा है, तो अल्फा अगर इनके बीच एंगल है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ पी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ क्यू, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर ही है पी क्यू, क्योंकि हमें डायरेक्शन ही लेना था, मैग्नीट्यूड ऑफ पी का यूनिट वेक्टर इंटू क्यू का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा पी वेक्टर क्यू वेक्टर इनका करना है हमें प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा तो जब हम प्रोडक्ट करते थे तो बताओ क्या लिखते थे, हम लिखते थे कि आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और के वाले को के वाले के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते थे। तो मैं इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आई बाय रूट थ्री माइनस जे बाई रूट थ्री प्लस का के बाई रूट थ्री, ये मैंने अलग अलग कर लिया। इसको क्या लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस के कैप लिख सकता हूँ। जब मैं डॉट लिखूंगा तो इसका जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जीरो हो जाएगा, इधर जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो हो जाएगा, इधर मेरे पास कुछ ना कुछ बचेगा। क्या बचेगा इधर से, इधर वन है, इधर वन बाई रूट थ्री है, तो वन बाई रूट थ्री इंटू वन होल डिवाइड बाई, अच्छा इनका मैग्नीट्यूड लोगे कितना होगा, अब आप चाहो तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, पी क्या है, पी इज ए यूनिट वेक्टर। जब कोई यूनिट वेक्टर है तो मुझे पता है उसका मैग्नीट्यूड क्या आना है, क्या आना, जल्दी बताओ, उसका मैग्नीट्यूड आना है वन। यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी ही यही है कि उसका मैग्नीट्यूड वन आना है। क्यू भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड वन आना है, तो वन इंटू वन क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, तो ये आ जाएगा वन बाई रूट थ्री। तो यहाँ से जो अल्फा आया वो आया कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री। ठीक है, अब चलो जरा इसको कंपेयर करते हैं कि क्या पूछा है हमसे। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी एंड क्यू कॉस इनवर्स क्या दिया है, वन बाई रूट एक्स। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, अपन लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन बाई रूट एक्स। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है इन्होंने, तो एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह है थ्री, तो अपना आंसर बताओ क्या आ जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा थ्री। बताओ समझ आई या नहीं आई बात। ठीक है, सवाल जेई मेंस का है तो थोड़ा सा ये समझो कि इसको तरीके से सॉल्व करना था, क्रॉस प्रोडक्ट भी लेना था, इसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी लेना था, फिर एंगल निकालना था आपको। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको जब दो चार सवाल आप करते हो ना तो इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़िया मिलती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे से बोल रहा है कि इन ऑक्टागन, अच्छा एक ऑक्टागन है, बोल रहा है इक्वल साइड है, व्हाट इज द सम ऑफ ए बी ए सी ए डी, अच्छा सबका सम पूछा हुआ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहीं पर मैं समझाते चलूंगा। ठीक है, देखो मेरे पास ए इधर है, बी इधर है, मेरे से ए बी पूछा है, मैं अगर इधर से लिखूं एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर लिखूं, और ये मेरे पास वेक्टर ए बी है, ये क्या है, ए है, ये है मेरे पास बी। ठीक है, तो बताओ अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं, इसको अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वो है, ए है, बी है, इधर है, तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर आपको दिख रहा है, हेड सॉरी टेल टू हेड और टेल टू हेड, और ये क्या है, यहाँ से देखो इसका हेड मिल रहा है और इसका टेल मिल रहा है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए बी वेक्टर को, मैं ए बी वेक्टर को लिख सकता हूँ क्या, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर लिख सकता हूँ यहाँ से, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक है, इसी तरह अब मुझसे पूछा ए सी वेक्टर का सम निकालना। ठीक है, तो मैं ए सी वेक्टर को लिखूंगा यहाँ पर, जरा देखो मेरे पास क्या ए सी वेक्टर ए बनेगा, भाई ये ए है और ए सी है। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ए ओ सी सेम डायरेक्शन में, ए सी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं ए सी वेक्टर को लिख सकता हूँ ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। बताओ इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इक्वल साइड। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन का मतलब रेगुलर ऑक्टागन दिया होता तो भी इक्वल साइड ही मानते हैं, और यहाँ पर इक्वल दे दिया है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह एडी वेक्टर दिया है, तो मैं अगर एडी वेक्टर को ऐसा देखूं तो एडी वेक्टर इधर आएगा कहीं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक थोड़ा सीधी लाइन बना लेते हैं, ये है एडी वेक्टर, मैं इसको लिख सकता हूँ ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। भाई ये ए ओ वेक्टर ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, तो मैं ए डी वेक्टर को लिखूंगा ए ओ वेक्टर प्लस
ओडी वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से मैं ए ई वेक्टर को मुझे लिखना है, तो बताओ ए ई वेक्टर, क्या ये सीधी लाइन आ रही है? भैया यहाँ से सीधा डालोगे तो ए से ई पर अपोजिट साइड मिल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखो ए ओ वेक्टर और ओ ई वेक्टर ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ऐसे है वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, ओ वेक्टर और ई वेक्टर। तो मैं ए ई को क्या लिख सकता हूँ? ए ई को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए ओ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, रेगुलर हेक्सागन है ना, तो ये साइड इक्वल होगी, सेंटर से सारे पॉइंट की साइड जो है वो इक्वल होनी है, ठीक है। तो मैं ए ई वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? मैं ए ई वेक्टर को लिख सकता हूँ ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से मुझे लिखना है ए एफ वेक्टर और ए जी ए एच, 3 वेक्टर अभी और लिखने हैं ना, तो मैं ए एफ वेक्टर इधर लिखता हूँ, ठीक है। जरा देखो ए एफ वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एफ वेक्टर इधर है, ए एफ वेक्टर है, तो मैं ए ओ वेक्टर और ओ एफ वेक्टर लिख सकता हूँ, ए ओ ओ एफ, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से मुझे लिखना है ए जी वेक्टर, तो मैं ए जी वेक्टर को क्या लिखूंगा? ए जी वेक्टर इधर आएगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर, ए ओ जी इज इक्वल टू ए जी। तो ए जी वेक्टर मैं यहीं लिख देता हूँ, ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर। इसी तरीके से ए एच वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए एच को मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस इधर नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। तो ए एच वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? ए रहा ए एच वेक्टर, ए ओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर, ए ओ ए एच, ठीक है। तो हो गया ए ओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, ए ओ एच वेक्टर है और ए ओ डी वेक्टर है, जरा समझना इसको। ए है ओ डी वेक्टर, बताओ ए ओ एच वेक्टर और ओ डी वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, मैंने बताया ये है इक्वल साइड का, या रेगुलर ऑक्टागन होता तो सेंटर से सारे पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। तो बताओ ये जो ओ एच वेक्टर है और ओ डी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा अगर लेंथ सेम है तो, और दोनों कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या मैं ओ एच वेक्टर को माइनस ऑफ ओ डी वेक्टर लिख सकता हूँ? भाई माइनस लगाने का मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ओ एच वेक्टर को मैंने लिख दिया माइनस ऑफ ओ डी वेक्टर, और माइनस ओ डी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मुझे लिखना ओ बी वेक्टर, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं ओ डी वेक्टर, ओ बी वेक्टर कहाँ लिखूंगा? इधर लिखूंगा। बताओ, जो ओ एफ वेक्टर लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पर जो ओ एफ वेक्टर है और ए है ओ बी वेक्टर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल साइड में है, तो मैं जो ओ बी वेक्टर है इसको माइनस ऑफ ओ एफ वेक्टर लिख सकता हूँ। भाई ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यों लगा? क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स किया और मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं माइनस ओ एफ लिख सकता हूँ। प्लस ओ एफ जब ऐड करोगे तो प्लस ओ एफ और माइनस ओ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आऊँगा ओ सी वेक्टर पर, ठीक है। तो जरा ओ सी वेक्टर देखो कहाँ है? ओ सी वेक्टर इधर है, ठीक है। देखो ये किसी के अपोजिट बन पाएगा? इधर ओ जी वेक्टर है भाई, ए इधर ओ जी है, ओ सी है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ जी वेक्टर लिखा जाएगा क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स है, इधर ओ से सी है, इधर ओ से जी है, ठीक है। तो ओ सी वेक्टर बन जाएगा माइनस ऑफ ओ जी वेक्टर, और माइनस ओ जी प्लस ओ जी कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है। अब व्हाट इज ओ ई? ओ ई क्या करोगे? देखो, ए ओ वेक्टर ओ ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इक्वल लेंथ है, तो क्या ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू ओ ई वेक्टर लिखा जा सकता है? बताओ भाई, सेम डायरेक्शन है, लेंथ भी इक्वल है, तो इक्वल वेक्टर का यही तो कंडीशन होती थी कि डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो मुझे बताओ, ओ ई वेक्टर को मैं ए ओ वेक्टर लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा ए ओ वेक्टर, ठीक है। अब सबको ऐड करना है भाई, यही तो पूछा, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी और ए एस, सबको ऐड करोगे तो बताओ इधर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ए भी बचा 8, तो इसका सबका सम करोगे तो 8 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर आएगा, ठीक है। और मुझे ए ओ वेक्टर गिवन है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर क्या है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो 8 से तो 16 आई कैप हो जाएगा प्लस 24 जे कैप हो जाएगा माइनस का 32 के कैप हो जाएगा। बताओ समझ में आई बात या नहीं? कौन सा मैच कर रहा है?
-32 प्लस 24J और प्लस का 6 है। तो ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है सी है। समझ आई बात? तो ये जो है प्योर एनालिटिकल सवाल है। आपको ट्रायंगल लॉ की बहुत बढ़िया से पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक बार जाके फिर से ट्रायंगल लॉ देख कर आओ, उसको रिवाइज करके आओ। उसमें मैंने सारे डायग्राम्स वगैरह लेकर के सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन करी हुई है। ठीक है, चलो अच्छा आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 पे कह रहा P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P दे रखा, देन एंगल बिटवीन PQ थीटा जो है 0 से 360 के बीच आपको बताना है। तो मुझे बताओ P क्रॉस Q क्या हो गया? PQ साइन थीटा। ठीक है, PQ साइन थीटा अच्छा इंटू एन कैफ हो जाएगा, मान लेते हैं एन कैफ। ठीक है, Q क्रॉस P क्या होगा? Q क्रॉस P हो जाएगा माइनस का PQ साइन थीटा इंटू N1 कैप, यहाँ पर N2 कैप बोल देते हैं। भाई दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ये दोनों वेक्टर सेम दिया हुआ है, भाई मान लो कि मैं इसको R1 बोल सकता हूँ, R1 वेक्टर, और इसको R2 वेक्टर बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने R2 बोल दिया, इसको R1 बोल दिया। तो ऐसा कुछ लिखा है कि R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तभी इक्वल होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इनके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दिया। ठीक है भाई, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया इधर मैंने। ठीक है, तो अब बताओ जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम डायरेक्शन को हटा देंगे। ठीक है, और ये दोनों मैग्नीट्यूड गिवन है क्या कि इक्वल है आपस में। तो क्या हो जाएगा? पी क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का पी क्यू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? इसको उठा के इधर लाओगे, 2PQ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2PQ उधर ले जाओगे तो 0 डिवाइड बाई 2PQ क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो यहां से देखो थीटा कितना आ गया। बहुत लोग बोलेंगे सर 0 आएगा। भैया 0 तो आंसर ही नहीं देना, थीटा जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। मुझे बताओ साइन थीटा अगर 0 के इक्वल है तो थीटा क्या क्या हो जाएगा? जरा इसका ग्राफ बना लो, नीट वाले भी ध्यान देंगे क्योंकि ऐसे सवाल अब पूछे जाने की उम्मीद है। ये साइन थीटा का ग्राफ होता है। ठीक है, मुझे बताओ साइन थीटा ये ग्राफ कहाँ कहाँ 0 हो रहा है? यहाँ पर 0 हो रहा है, एक यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है, ये 5 पाई होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर साइन थीटा 0 के इक्वल है तो इसका मतलब जो थीटा है वो n पाई होगा, वेयर n इज क्या हो? इंटीजर। भाई 0 भी तो एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है। अब कोई बोलेगा कि पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है, दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो ग्राफ है ऐसा ऐसा चलेगा। तो इधर 0 था, यहाँ पाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर हो जाए। बेसिकली n जो है इंटीजर होगा, कहाँ से? माइनस से लेकर प्लस की तरफ, और 0 भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो थीटा 0 आ जाएगा। n की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करा तो थीटा कितना आ गया? पाई आ गया। n की वैल्यू मैंने 2 पुट करा, ठीक है 2 पुट करा, अच्छा पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। 2 पुट करा तो थीटा आ गया मेरे पास 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360। तो मुझे बोल रहा है कि थीटा वो बताना जो 0 से बड़ा हो बट 360 से छोटा। तो मुझे बताओ थीटा जो है 0 से बड़ा 180 हुआ, 360 से भी छोटा 180 हुआ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आंसर 180 डिग्री। मल्टीपल चॉइस में सवाल बना सकता, 2-3 ऑप्शन दे सकता, फिर लास्ट में एक ऑप्शन दे देगा कि ए बी सी तीनों सही है। सपोज मान लो इसी में ऐसा दिया हुआ था ऑप्शन 0 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी माइनस 180 डिग्री, और डी दे देता ए बी और सी। ठीक है, तो हमारा क्या है ना कि ऐसा दिमाग है कि पहला ऑप्शन अगर मैच कर गया ना तो बहुत खुशी होती है। और आप क्या करोगे? यहाँ से पहले ऑप्शन को टिक करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाओगे। अब बताओ क्या आपने सही किया? भाई थीटा 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, और 360 भी हो सकता है। और -1 अगर पुट करोगे n की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर दूं तो बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ से माइनस का पाई बन जाएगा। माइनस का पाई का मतलब माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ क्या माइनस का 180 डिग्री भी होगा, प्लस का 180 डिग्री भी होगा? इसका मतलब सही कौन सा ऑप्शन हुआ? डी ऑप्शन सही हुआ। समझ आई बात?
क्लियर सबको? तो इस तरह से आप कोई भी सवाल सॉल्व करो तो उसके एनालिटिकल अप्रोच को पकड़ो, तब जाके अब बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, कि रटे रटाए फॉर्मूला बेस अगर आप काम करोगे तो आपको जेई में 100 नंबर का होता है, 20-30 नंबर आ सकते हैं। नीट का 180 नंबर का आता है तो 20-30-40 नंबर आ सकते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ना है तो आपको बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। बोला द सम ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर सच दैट आर इज इक्वल टू पी, मैग्नीट्यूड जो है दोनों का इक्वल है। बोला द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q। जरा इसका डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि एक वेक्टर है p, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है q। मान लेते हैं दूसरा वेक्टर q कहीं इधर है, नहीं दिया, अपन को डायग्राम बनाना है, बना दिया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो r है। कह रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है r है। अच्छा, गिवन है कि सम ऑफ टू फोर्सेस p एंड q इज r सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p, और इसको मैं सपोज x मान लेता हूं। ठीक है, वैसे p मान लो, छोड़ो, इसको p मान लेता हूं। बोल रहा था एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p और q के बीच पूछा हुआ। ठीक है, तो अगर मैं 2p वेक्टर लिखता हूं, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एक काम अगर मैं यहां से करूं क्या, कि यहां से अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं रिजल्टेंट r लिखूंगा तो r इज इक्वल टू लिखूंगा p स्क्वायर प्लस q का मैग्नीट्यूड q मैंने मान लिया प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। अच्छा, मेरे से पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ 2pq विथ q के साथ पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, यहां से एक चीज मुझे ये मिले, अगर मैं यहां से p पुट कर दूं r की जगह, क्योंकि r p के इक्वल है, तो बन जाएगा p स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो इधर से रूट हट जाएगा। भाई देखो, यहां से मैं क्या करा, मैंने यहाँ r लिखा था, r की जगह मैं p लिख सकता हूँ, क्योंकि r और p का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इधर बन गया p स्क्वायर, और इधर ये हटा तो p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा बन गया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, p से p मर जाएगा। ठीक है, इधर से अगर मैं देखूं तो q इधर हो गया 0, इधर q में कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2p कॉस थीटा आ गया, और ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से q अगर इधर आ गया तो 0/q क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ से q अगर मैं उठा के इधर लाऊं तो 0/q 0 बन जाएगा, तो 1 प्लस 2p कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0। समझ आई बात? ठीक है, अच्छा, अब मेरे से कह रहा है कि 2p और q का जो रिजल्टेंट है, तो मैंने क्या काम करा, 2p का मतलब इसका मैग्नीट्यूड ही तो बढ़ा रहे हो आप। भैया p वेक्टर इधर है तो 2v वेक्टर भी इधर ही आएगा, सिर्फ आप इसकी लेंथ बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये बन गया मेरा यहां से यहां तक 2p वेक्टर। ठीक है, अच्छा, q वेक्टर को हमने क्यों कुछ नहीं करा। ठीक है, इसको चलो r1 बोल देते हैं। ठीक है, ये r1 था। अब इसका रिजल्टेंट देखोगे, पहले r1 इधर था। ठीक है, अब अगर रिजल्टेंट देखोगे आप तो आएगा क्या, जरा समझना, यहाँ ध्यान से समझना, कि जिसकी आपने मैग्नीट्यूड बढ़ाया जिस वेक्टर का, रिजल्टेंट उसी वेक्टर की तरफ जो है झुक जाएगा। तो रिजल्ट आपने मैग्नीट्यूड इसका बढ़ाया, तो अभी ये इधर था, तो जो r2 आएगा वो कहीं इधर आ जाएगा। समझ आई बात? यहां से मुझसे पूछा है कि आप ए वाली एंगल बताओ जो q से बना रहा r2, अब जो नया रिजल्टेंट आया जो q से एंगल बना रहा, सपोज अल्फा, तो आप इसको बताओ। मैंने बोला अच्छा, अब मैं ना इसको एक अलग डायग्राम बना रहा हूं, जरा समझना उसको। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 2p वेक्टर, सपोज मान लेते हैं q वेक्टर है। ऐसा बनेगा नहीं डायग्राम, बट ऐसा अपन बना रहे हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कि क्या ऐसा डायग्राम पॉसिबल है, तो आप देखोगे कि ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं रिजल्टेंट कहीं यहाँ से है, ये r2 वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच का एंगल जो दिया है वो थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और जो इसके बीच का एंगल है मैंने उसको अल्फा मान लिया। तो मैं अगर tan अल्फा लिखूं, ठीक है, तो tan अल्फा लिखूंगा, मैं एंगल कहां से ले रहा हूं, q से। तो मैंने सिखाया था वहां पर एंगल लिखना, जरा एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत आप लोगों को आएगी। आपने tan अल्फा रट रखा है और बस वही आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अल्फा ए होता था, तो जब आप tan अल्फा लिखते थे, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो मैंने बोला था जहां से आप वेक्टर ले रहे हो उसको आप छोड़ दो, दूसरा उठाओ
और सपोज इनके बीच का एंगल थीटा है तो उसके साइन का कंपोनेंट लिखो, तो मैंने उसके साइन का कंपोनेंट लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिखोगे, जहां से ले रहे हो वो पूरा लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि बी जो बचा था यहाँ पर, ठीक है, उसके कॉस का कंपोनेंट। ठीक है, चलो तो ये तरीका आपको यहाँ पर पीछे लगाना है। तो मुझे लेना कहाँ से है, क्यू से, तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू से लेना है तो क्यू को मैं छोड़ दूंगा, मैं लिखूंगा पी साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, जहां से लिया था वो पूरा आएगा, प्लस जो दूसरा वाला था उसके कॉस का कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो क्यू प्लस पी कॉस थीटा, और मेरे पास सॉरी पी नहीं आएगा, यहाँ पर देखो क्या है 2p है ना, तो इधर 2p आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड p का p था तो 2p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2p हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना, तो 2p डिवाइड बाई q प्लस 2p कॉस थीटा। मुझे एक बात बताओ, q1 प्लस q ना, यहाँ से 1 प्लस नहीं बनेगा, ये देखो q अगर यहाँ पे कॉमन लिया था तो बनेगा q प्लस 2p कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, देखो यहाँ से अगर q अपन कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ q बचेगा, यहाँ से 2p कॉस थीटा बचेगा, तो आएगा q प्लस 2p कॉस थीटा, और q प्लस 2p कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब इसको 0 पुट कर दोगे तो क्या बनाए, tan अल्फा इज इक्वल टू 2p साइन थीटा डिवाइड बाय 0, समथिंग डिवाइड बाय 0, कोई भी नंबर वेरिएबल डिवाइड बाय 0 क्या होता है, ये टेंड करता है इन्फिनिटी। और मुझे एक बात बताओ, tan कितने डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 90 डिग्री की। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा यहाँ पर कितना आया, 90 डिग्री, तो आंसर अपना क्या हो गया, 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर अल्फा 90 तो हमें दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो यही तो बताया कि ये अपन इमेजिन करके ग्राफ बनाया, मुझे एंगल थोड़ी पहले से पता था कि अल्फा 90 बनेगा, तो मैं वेक्टर जो है क्यू अगर ऐसे बना रहा हूं तो जो R2 होगा इससे 90 पर आएगा, और फिर 2p कहीं इधर आएगा, तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने ऐसा ग्राफ बना लिया, फिर मैंने एंगल कैलकुलेट करा तो मुझे लगा 90 आया, तो अब इसका मैं एग्जैक्ट डायग्राम बना सकता हूं। लेकिन एक आपको रफली डायग्राम बनाने से एक आइडिया मिल जाता है कि सवाल में बोल क्या रहा है, मुझे फाइंड आउट क्या करना। मैंने डायग्राम बना दिया, मुझे दिख रहा है ये फाइंड आउट करना है, मुझे फॉर्मूला याद है, अगर आपने tan अल्फा वाला लगा देते तो आप सीधे नीचे वाला लिखते और ऊपर वाला लिख देते, फिर वहां पर आपका गलत होता। तो tan अल्फा वाला भी जो फॉर्मूला है उसको भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करने की जरूरत है। बढ़िया तरीके से मतलब क्या है कि भैया कहाँ से एंगल ले रहे हैं तो कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, गलती करते हो। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब 14 की तरफ ना। तो 14 सवाल क्या कह रहा है, ये भी एक एनालिसिस का सवाल है। ठीक है, इसको जरा अपन देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि फिगर द वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेसेस ए बी ओ डी। ठीक है, तो ए बी ओ डी, ठीक है, वो दे भी रखा कि ये पॉइंट जी है, तो यहाँ से आपको सेंट्रल पॉइंट लेना है, और एच जो है इसका सेंट्रल पॉइंट है इस फेस का, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो मैं बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास ओ है ओरिजिन, ठीक है, ए है ओरिजिन मेरे पास, तो मैं अगर लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे जी एच चाहिए, मुझे चाहिए जी एच वेक्टर, तो अगर मैं ट्रायंगल लगाऊं तो जी एच वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा ओ एच वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर। मैंने क्या करा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स, जी ओ इधर है तो ओ जी मैंने इधर कर दिया। ठीक है, मुझे ये चाहिए, तो बेसिकली मुझे ओ एच वेक्टर चाहिए और ओ जी वेक्टर चाहिए, और मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जरा समझूंगा। देखो इसकी साइड ए दे रखा है, ठीक है, तो मुझे ए वाला फेस बताओ, कौन सा फेस आपको देखना है, मुझे देखना ए वाला फेस, ये वाला। तो देखो इधर मैं ए एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ जो है जेड एक्सिस है, वाई इधर है, तो क्या मैं वाई में जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, क्या मैं वाई में जा रहा हूं, आप देखो नहीं, मैं कहा जी पॉइंट कहाँ है, मैं पहले एक्स में आ रहा हूं क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मैं इसके हाफ पर आ रहा हूं। ठीक है, और कहाँ जा रहा हूं, मैं जेड में जा रहा हूं, क्योंकि देखो ये जी इधर है तो मैं जेड में जा रहा हूं, जेड में किस पे जा रहा हूं, हाफ पे जा रहा हूं। तो अगर मैं लिखूं साइड ए है तो हाफ ए बाई 2 हो जाएगा, इधर का हाफ भी ए बाई 2 हो जाएगा। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक्स में कितना जा रहा हूँ, ओ जी लिख रहा हूँ, एक्स में कितना जा रहा हूँ जरा बताओ, एक्स में ए बाई 2 जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कंपोनेंट ए बाई 2 और एक्स में जा रहा हूं तो आई लगाऊंगा। इसके बाद मैं कहां जा रहा हूं, जेड में जा रहा हूं, कितना जा रहा हूं, ए बाई 2, तो प्लस का ए बाई 2, और जेड में जा रहा हूं तो बताओ जेड में क्या लिखेंगे,
के कैप लिखेंगे। इतनी बात समझ आई? क्लियर? ठीक है, अब जरा लिखेंगे ओ एच वेक्टर। जरा मुझे बताओ, अब मैं फिर से इसको इरेज करूंगा और फिर से डायग्राम बनाऊंगा। यहां पर वाई एक्सिस है, ठीक है, और ए है जेड एक्सिस, ठीक है, और इधर जो है एक्स एक्सिस है। मुझे बताओ कौन से फेस का मिड पॉइंट है? इस वाले फेस का। कौन सा? ये मैं फेस एक बार फिर से बना देता हूं। इस वाले फेस का मिड पॉइंट है। अगर आप देखोगे तो ये फेस कहां तक जा रहा है? ये फेस इस पॉइंट तक जा रहा है। जरा इसको समझो, ये फेस जो है यहां तक जा रहा है, और यहां तक जा रहा है किस में जा रहा है? आई में। ये समझो ये जो फेस है ना, एक कुछ यहां पर है, तो ये वाली लेंथ जो यहां से यहां तक है वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। अच्छा, तो मैं y में तो a लेंथ तक जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं कहां जा रहा हूं? देखो h कहां? यहां पर है। इसके बाद मैं z में जा रहा हूं। क्या मैं इस z में यहां तक जा रहा हूं? नहीं, मैं कहां तक जा रहा हूं? यहीं तक जा रहा हूं। तो a वाली लेंथ क्या हो जाएगी? इसका मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ बटेगा तो a/2। तो अब मैं कहां जा रहा हूं? अब मैं जा रहा हूं एक तो j में जा रहा हूं, y में जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा a j कैप। इसके बाद मैं कहां जा रहा हूं? इसके बाद मैं जा रहा हूं z में। कितना जा रहा हूं? a/2, तो प्लस का a/2 के कैप लिखोगे। समझ आई बात? मुझे क्या चाहिए? GH चाहिए। GH वेक्टर क्या है? OH वेक्टर माइनस OG वेक्टर। तो OH वेक्टर क्या है मेरे पास? a j कैप प्लस a/2 के कैप है, और माइनस का OG करके लिखेंगे तो माइनस a/2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस a/2 आई कैप। कौन से का सेंट्रल पॉइंट बोला? BEFO का ना, बी। अच्छा, जरा सॉल्व करते हैं पहले। माइनस का a/2 के कैप। अगर मैं इसको देखूं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a j कैप माइनस a/2 आई कैप। तो यहां से अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो बच जाएगा j माइनस i/2, j माइनस i/2। ऐसा तो है ही नहीं ऑप्शन, तो 1/2। इसका मतलब 1 मिनट क्या बोल रहा? सेंट्रल पॉइंट ऑफ AOBD टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस BEFO। तो जो मैंने इधर वाला निकाला शायद ये गड़बड़ होगा। एक बार इसको देखते हैं कि फेस क्या है, कौन सा रहा है। BEF। अच्छा, ये वाला पॉइंट कह रहा है, जरा देखो, मैंने इस वाले पॉइंट का निकाला ना, इसका नहीं है मिड पॉइंट है, ये है BEFO का, ठीक है। तो अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसके ना अंदर वाला फेस है, मतलब नीचे वाला। तो इधर देखो, थोड़ा सा इसमें देखोगे फिगर में तो इमेजिनेशन हो पाएगी। ये अंदर वाला फेस है, तो ये वाला पॉइंट आएगा इसके मिड पॉइंट पर, ये वाई एक्सिस के मिड पॉइंट पर, तो ये a/2 हो जाएगा। और ये ऊपर कहाँ जा रहा है? j में, और सॉरी ऊपर z में जा रहा है a/2, ये भी हो जाएगा। तो जो j वाला कॉफिशिएंट है वो a/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट ही बन रहा है। अगर इस वाले फेस को देखते तो ये a तक जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर वाला फेस BEFO, अंदर वाला फेस देखना है, अंदर वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा j a/2 हो जाएगा, तो a भी a/2 बन जाएगा। और यहाँ से अगर a/2 है तो इसको कॉमन लोगे तो a/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? j माइनस आई बन जाएगा, ठीक है। a/2 इंटू j माइनस आई, a/2 इंटू j माइनस आई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो है ना इमेजिनेशन से बनेंगे, ठीक है। बिना इनको इमेजिन करे आप बना ही नहीं सकते सवाल को। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला टू फोर्सेस P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F रिस्पेक्टिवली आर एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। इफ Q इज डबल देन दियर रिजल्टेंट ऑल्सो गेट डबल, देन मेरे से थीटा पूछा है कितना होगा। वैसे शायद इसका आंसर 120 होगा, बट सॉल्व करते हैं। ऐसे तुक्का मारना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जब आप ढेर सारे सॉल्व कर लोगे कई बार तो आपको चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है। तो इधर P हो गया, इधर Q हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच के एंगल थीटा है, तो जब लिखोगे आप इनका रिजल्टेंट, और मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट जो है R अभी इधर जा रहा है, ठीक है। R1 इसको बोल देते हैं। तो जो R1 होगा इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में p² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करो, R1 को R1 ही मानते हैं, P की जगह 2F रखना है और Q की जगह क्या रखना है? 3F रखना है। तो 2F का स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करें, इसका स्क्वायर करके लिख देते तो रूट हट जाएगा डायरेक्ट। P² है तो ये हो जाएगा 4F² प्लस Q² है
9f² प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, r1² इज इक्वल टू ये 9 और 4 कितना हो जाएगा 13f² प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये 12f² कॉस थीटा बन गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि अगर मैंने q को डबल कर दिया, क्या कह रहा है, इफ q इज डबल, तो q को डबल करेंगे, अभी पहले डिस्कस करके आए, तो देखो q को डबल किया आपने तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही तो बढ़ेगा, भाई डायरेक्शन तो वही रहेगा, तो p और q के बीच का एंगल अभी भी वही रहेगा, r जरूर बदल जाएगा क्योंकि आपने q को ही सिर्फ डबल किया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया आपने, उसके एंगल से उसके डायरेक्शन से कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो सपोज r2 कहीं इधर हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि रिजल्टेंट इज ऑल्सो गेट्स डबल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R2 का जो रिजल्टेंट है 2 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा, भाई पहले रिजल्टेंट R1 था तब R2 जो है वो डबल हो गया तो 2R1 हो गया। अब मैं फिर से अगर इक्वेशन लिखूं यहां से तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां से लिख सकता हूं R2 इज इक्वल टू रूट में अब की बार p² प्लस 2q² 2q का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4q² बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं 4q² प्लस 2 इंटू 2p, नहीं 2pq था ना, 2 इंटू p को तो हमने सिंगल ही रखा है ना, p इंटू 2q इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी जगह जब मैं 2r1 लिखूंगा और होल स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 4r1²। ठीक है, इधर क्या होगा p² लिखा, r1² कैसे आया, ये रूट हटा दिया दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, p कितना है 2f है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4f² हो जाएगा, q कितना है 3f है, 3f का स्क्वायर करोगे तो 9f² आ जाएगा, भाई देखो 3f का स्क्वायर हो गया 9f² इंटू 4 और है तो ये हो जाएगा 36f² प्लस 2pq 2 इंटू 2f इंटू 2 इंटू क्यू की वैल्यू 3f इंटू कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r1² इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 40f² प्लस ये देखो कितना हो गया 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये हो गया 24f² कॉस थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं f1 की वैल्यू उठाऊं यहाँ से r1² का और यहाँ पुट कर दो तो बताओ क्या बनेगा, तो एक काम करते हैं 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे 4r1² देखेंगे तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 52f² प्लस 4 12 4 इंटू 12 हो जाएगा 48f² कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको जब मैं उठाकर इधर पुट करूंगा, ठीक है, f² कॉमन ले लो, तो f² को मैंने कॉमन ले लिया और इधर हो गया 52 प्लस 48 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर से भी f² कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 40 प्लस 24 कॉस थीटा। बताओ f² कैंसिल, एक काम करें इसको उठा करके इधर लाते हैं, जरा देखो ये 24 कॉस थीटा को उठाकर इधर लेते हैं, 52 को उधर ले जाते हैं, तो 24 इधर आ गया माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या 48 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस 52, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर बचेगा माइनस का 12, इससे इसको कैंसिल आउट करोगे, नहीं इधर का तो प्लस आएगा ना, 48 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा 24 कॉस थीटा प्लस का बचेगा इधर माइनस का, इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहां से देखो क्या बना कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। बताओ कितने डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 होता है, ये होता है 120 डिग्री की वैल्यू। नहीं अगर आपको बिलीव है तो आप निकाल सकते हो, कॉस 120 की वैल्यू निकालो, कॉस 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 30 और कॉस 90 प्लस 30 सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकेंड में जाएगा तो बन जाएगा माइनस का कॉस माइनस का साइन 90 लगा है ना तो साइन हो जाएगा माइनस का साइन 30 अरे हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर 120 डिग्री। समझ आई बात, क्लियर है यहाँ तक, चले आगे, चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो तो ये सवाल बढ़िया सवाल है, इसमें एनालिसिस का पार्ट कम है थोड़ा सा, बस यही आपको समझना है कि अगर कोई वेक्टर मुझे दिया हुआ है
और उसका अगर मैं उसको डबल कर रहा हूँ, ट्रिपल कर रहा हूँ या हाफ कर रहा हूँ, तो सिर्फ उसका क्या कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड, मतलब ये लेंथ कम हो रहा है, उसकी डायरेक्शन से हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जब तक कि प्लस या माइनस ना लिखे सामने। अगर मान लो कि एक क्यू है और एक माइनस क्यू लिख देता है या -2q लिख देता है, तब क्या करते हैं आप, एक तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया और माइनस लगाने का मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई इसकी। समझ आई बात? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी है। बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर सी सच दैट इतना दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें ना कुछ ठीक है, कुछ इसमें मिस्टेक है। ठीक है, इसमें मिस्टेक क्या है जरा उसको अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो वेक्टर बी है ना, ये माइनस के साथ आया, जो पीओआईक्यू में पूछा था वो माइनस के साथ। प्लस के साथ आप करोगे, मैं माइनस के साथ करके बताता हूँ आपको, फिर आंसर मैच करेगा। प्लस के साथ करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कराया। तो बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। अब आपको सबसे पहले ना कोप्लेनर वेक्टर समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो वेक्टर ए क्या है, आईजे में है। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं एक एक्स और वाई, तो एक वेक्टर है जो आई जे में है, आई का मतलब एक्स और जे का मतलब वाई। तो इसका मतलब सपोज वेक्टर ए कहीं इधर होगा, और अगर बी देखो तो ए भी आई जे में है। मान लेते हैं सपोज वेक्टर बी इधर कहीं होगा, इसी प्लेन में। सी बोल रहा है कि ये कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर किसके, ए और बी के कोप्लेनर है, और कोप्लेनर है तो इसका मतलब सी भी कहीं इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, मतलब इसी प्लेन में होगा। इसी प्लेन में होगा तो बताओ वेरी क्या करेगा, आई और जे ही तो वेरी करेगा। क्या जेड में जा रहा है, क्या जेड में चला गया तो फिर ये कोप्लेनर कहाँ हुआ, इसका मतलब के का कंपोनेंट उसमें भी नहीं आएगा। तो अगर आपको सी वेक्टर मानना है कुछ, तो आप क्या मान सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मान लो, और एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, तो कोप्लेनर कहने का मीनिंग यही था कि आपको जो सी वेक्टर अज्यूम करना है, वो सी वेक्टर अज्यूम करना है आई और जे में ही। अगर के में आप चले गए तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। समझ आई बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अपन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि ए डॉट सी, तो वेक्टर ए कितना है, आई प्लस जे है, तो ए डॉट सी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए डॉट सी आ गया एक्स, भाई इसका 1 है, एक्स इंटू 1 1, वाई इंटू 1 1 हो जाएगा। और ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बोल रहा है बी डॉट सी। ठीक है, तो इधर निकाल लेते हैं। सी वेक्टर है मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और वी वेक्टर है मेरे पास माइनस का 2 प्लस का है ना, 2 आई कैप है और माइनस का जे कैप है। तो यहाँ से बी डॉट सी निकालूंगा मैं। देखो ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट सी, सी डॉट बी, दोनों सेम ही बात है, मतलब ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, तो आप इनका ऑर्डर जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया है, अगर आपको नहीं आता तो जाके आप वो वीडियो देखें। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, ए डॉट बी निकाल लो। तो आई के साथ करोगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है ना, यहाँ पर 1 है यहाँ -1 है तो -1 बनेगा। ए है ए डॉट बी, तो बताओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों आपस में इक्वल है, ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 और 3 को इक्वेट करूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फिर मैं इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करूंगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करूंगा तो y वाला टर्म कैंसिल, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू 2/3 आ गया, तो इनमें से किसी एक में पुट कर दो। मैं चलो इसमें पुट कर देता हूँ, ये वाला 4th इक्वेशन था, 5th वाले में पुट करूंगा, तो 2x दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये y इधर जाएगा प्लस और 1 आके माइनस होगा, तो 2 इंटू 2/3 -1, ये हो जाएगा 4 - 3/3, तो 4 - 3 1/3 आ जाएगा। भाई देखो 4 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो 4 - 3 1 बचा, डिवाइड बाई 3 है तो 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 1/3। मुझे निकालना क्या है, c अगर मैंने इतना मान लिया, मुझे बोल रहा है कि c का मैग्नीट्यूड बताओ, तो बताओ मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, तो
तो सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट में आई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, यही मेरे से पूछा है। तो एक्स की वैल्यू आई है 2/3, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू आई है 1/3, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 आ जाएगा। तो देखो एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा रूट में 5/9, रूट में 5/9। आंसर कौन सा सही होगा, ये सही होगा। बताओ समझ में आई यहाँ तक बात, क्लियर सबको? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अ वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय ए स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा रेडियन टू गेट्स अ न्यू वेक्टर बी। ठीक है, तो एक वेक्टर मेरे पास ए है, मैंने इसको डेल्टा थीटा से रोटेट कर दिया, ये एंगल डेल्टा थीटा है। ठीक है, ठीक है, और मुझे मिल गया ये वेक्टर बी। ठीक है, कह रहा है कि इन दैट केस ए माइनस बी का बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड मुझे बताना है। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब माइनस होता तो माइनस आता था, अपने वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, तो जब माइनस आता था तो जो कॉस थीटा वाला टर्म होता था बी ए कॉस थीटा, वो क्या आता था, वो आता था क्या माइनस के साथ। ठीक है, चलो अच्छा एक काम करें, ये बी वेक्टर है ए वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है। ठीक है, चलो अपन यहाँ पे सीधे सीधे डेल्टा थीटा ही लिख लेते हैं क्योंकि बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। अच्छा मेरे से क्या बोल रहा है कि इसको मैंने रोटेट करा है ना, तो मेरे से ए बी पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एक वेक्टर मेरे पास इधर ए था, ठीक है, इसको मैंने मान लो थीटा रोटेट करा दिया, इधर आ गया। तो जब थीटा रोटेट करा रहे हो तो क्या आप इस वेक्टर की लेंथ बदल रहे हो? देखो भाई ये वेक्टर ए है, मैंने इसी को रोटेट करा के इधर पहुंचाया, तो लेंथ तो बदल नहीं रही है। इसका मतलब कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैं ए मान लूं, जैसा कि आंसर में भी ए दिया तो मैग्नीट्यूड ए ही मान लेते हैं, तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए ही होगा। ये बात आपको समझनी थी कि जब आप वेक्टर को किसी भी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो उसका एंगल बदलता है, उसका डायरेक्शन बदलता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है जब तक कि आप उसके मैग्नीट्यूड से छेड़छाड़ नहीं करें। ठीक है, तो बताओ मैं वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ए भी ए है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ठीक है, मैं इसको लिखूंगा, इसकी जगह ए आ गया तो ए स्क्वायर 2a² हो गया। ठीक है, प्लस माइनस हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये बी की जगह भी ए लिखोगे तो ए भी हो जाएगा माइनस का 2a² कॉस डेल्टा थीटा। एक काम करो 2a² कॉमन ले लो, तो 2a² कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा। और जब भी 1 माइनस कॉस या सॉरी थीटा होगा ना, θ/2 कहां से लिखा मैंने, जब भी कॉस के साथ 1 माइनस कॉस आ जाए यार, कॉस -1 आ जाए, तो उसके समय एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब 2 थीटा था तो थीटा आएगा, यहां जब आप यूज करोगे तो डेल्टा थीटा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा θ/2, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो जो यहाँ होता है वो उसका आधा एंगल यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिखा इसको, क्या मैंने लिखा 2a² 1 माइनस, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, इधर देखो क्या लिखूंगा, कॉस डेल्टा थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा θ/2। ठीक है, अच्छा अब मैं माइनस ओपन करूंगा, तो बताओ माइनस ओपन करूंगा तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो प्लस में 1 है -1 है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2a²। अच्छा यहाँ पर 2 भी आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस 2 यहाँ भी आएगा, तो 2 और 2 4 हो गया, a² हो गया, तो रूट में क्या बचा जरा देखो 4a² हो गया, और साइन स्क्वायर डेल्टा θ/2 हो गया। इसको बाहर निकालोगे तो 4 का 2 हो जाएगा, a² का a हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा θ/2। अब आपसे बोला कि डेल्टा थीटा 1 से बहुत बहुत छोटा है, रेडियन में ले रखा है, इसका मतलब थीटा बहुत ही स्मॉल है, और डेल्टा थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो डेल्टा θ/2 और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, और जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन डेल्टा θ/2 नियरली इक्वल टू डेल्टा θ/2 बन जाएगा।
भाई अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होता है, उस थीटा के इक्वल हो जाता है। तो जब आप इसको यहाँ पर लिखोगे तो ये बन जाएगा 2a इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, इससे मर जाएगा तो a डेल्टा थीटा आएगा आंसर, a डेल्टा थीटा। ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, ये क्या माना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माना है, और डेल्टा थीटा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ये सही होगा। बढ़िया सवाल था, ये ठीक ठाक सवाल था। और इसमें एनालिसिस का पार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस यही है कि अगर आप किसी एक वेक्टर को किसी एंगल से रोटेट करते हो तो उसका लेंथ नहीं बदलता, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है सेम होता है, ठीक है। तो हर सवाल को जब आप करते हो ना, तो उस हर एक सवाल से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी पड़ती है कि भैया इस सवाल में क्या मुझे लर्निंग मिली। जैसे हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि मैग्नीट्यूड ही बढ़ा रहे थे, तो मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर बीच का एंगल नहीं बदलता। अगर आप एंगल बदल दे रहे हो, किसी एक वेक्टर को किसी एंगल पर रोटेट कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये सारी लर्निंग आपको जब आने लगेंगी ना, तो समझ लो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 सिंपल सा सवाल है, डायग्राम दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन, इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ दिया है, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और सी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और एफ वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। तो ये देखो बी सी एफ, तो ये तो देखो क्या सेम डायरेक्शन में क्लोज फिगर बन रहा है, तो बी प्लस सी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर आएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। डी प्लस सी इज इक्वल टू एफ, डी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। बना लेते हैं डायग्राम, डी ऊपर की तरफ है, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है। और एफ वेक्टर किधर है, एफ वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ए एफ हो गया, सी वेक्टर और एफ वेक्टर, सी इस डायरेक्शन में एफ इस डायरेक्शन में, डी अपोजिट है ना, तो आप क्या लिखोगे, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी होगा, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी होगा, ना कि डी प्लस सी इज इक्वल टू, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन सेम ऑर्डर में आ रहा है और इसका अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है। ट्रायंगुलर पढ़ा चुका हूं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा इस पे चलते हैं, डी प्लस ई, तो डी वेक्टर ऊपर की तरफ है, ई वेक्टर इधर की तरफ है और एफ वेक्टर ऐसा है। तो बताओ ई वेक्टर डी वेक्टर सेम ऑर्डर में और एफ वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। डी को भी चेक कर लो, बी वेक्टर डाउनवर्ड है, ई वेक्टर इधर है और एफ वेक्टर कहाँ है, एफ वेक्टर कहाँ है, एफ वेक्टर का डायरेक्शन तो ऐसा है, तो ये तो आ ही नहीं रहा ना, ये कहीं मिल ही नहीं रहा, यहाँ से ट्रायंगल लग ही नहीं पाएगा, तो इससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम चलते हैं 19 पर। ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा हमसे पूछा है, ठीक है। ए क्रॉस बी दिया है, तो ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा, मॉड लगाया मतलब मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, √3 ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गया, ठीक है। मेरे से पूछा है कि मॉड ए प्लस बी बताओ, तो मैं लिखूंगा मॉड ए प्लस बी, तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। देखो भैया मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा तो ए बी साइन थीटा √3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू √3 आ गई। हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या, जरा देखते हैं। अगर साइन थीटा मेरे पास ए आया तो मैं इसको √3/1 लिख सकता हूं। साइन थीटा √3 कैसे आ सकता है यार, साइन थीटा √3 तो आ ही नहीं सकता ना। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 के अराउंड होती है, और साइन थीटा कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, साइन थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये तो गलत हो गया ना, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर √3/2 रहा होगा, ठीक है। और टाइपिंग में कई बार एरर हो जाती है, इतने सारे सवाल टाइप करने होते हैं। तो अब जरा निकालते हैं, तो इसका लिखोगे तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर देखोगे तो क्या बन जाएगा, √3/2 ए बी से भी मर जाएगा, तो साइन थीटा बन जाएगा √3/2। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा होगा √3/2, कितने डिग्री पर आएगा, 60 डिग्री पर। बस ये थीटा 60 मिल गया, इधर उठा के पुट कर दो, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 60 की वैल्यू 1/2,
1/2 से a2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल पावर 1/2। भाई रूट लगा तो मतलब वो होल पावर 1/2 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लेंगे, रूट का 3/2 आएगा, क्योंकि टाइपिंग एरर हो जाती है यार, अब ह्यूमन एरर है, टाइप इतने सवाल करने होते हैं तो हो जाती है कभी कभी। ठीक है, इधर के सवाल जो है आसान है, तो मैं फटाफट से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बोला द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू दियर वेक्टर डिफरेंस। ठीक है, एक वेक्टर है, उनका सम जो है, मान लेते हैं वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, बोल रहा परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस, तो मैंने माना ए माइनस बी, इनके परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, तो मेरे से ये सारी चीजें पूछिए। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अरे बताओ, ये लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता, भैया दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, 0 के इक्वल होगा। जरा कर दो, डॉट प्रोडक्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब मैं डॉट प्रोडक्ट इसको इधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओगे, कहाँ चला गया ये, चल क्यों नहीं रहा, हैंग कर गया क्या, आ गया आ गया, कर जाता है हैंग कई बार। तो देखो ए से ए में करोगे तो हो जाएगा ए डॉट ए, इधर जाओगे तो माइनस का ए डॉट बी, इसका इधर करोगे तो प्लस का बी डॉट ए, और फिर इधर जाओगे माइनस का बी डॉट बी। मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ लगता है, मतलब ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकता हूँ, प्लस माइनस के साथ है कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 0 की इक्वल है। ए डॉट ए मैंने बताया था किसी एक वेक्टर का, उसी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होता है, उसका स्क्वायर बन जाता है, जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक वेक्टर का उसी के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यार, और 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी डिटेल चर्चा मैंने डॉट प्रोडक्ट में करी हुई है। ठीक है, तो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी डॉट बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो बताओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, कितने लोग समझ रहे हैं, प्लस माइनस बी होगा, भैया बी इज मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब जरा देखो ऑप्शन, बोल रहा है कि आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, गलत है, इक्वल है भैया मैग्नीट्यूड में, ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल तो है, तो ए भी मैग्नीट्यूड ही है। कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, गलत है। आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर नहीं है, इक्वल टू ईच अदर का मतलब कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी होगा, इसका मतलब कि वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, और दोनों की डायरेक्शन के बारे में मुझे यहाँ कहाँ पता चला भैया, यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है ना, तो इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको। चलो आई थिंक 3 सवाल और है, तो फटाफट से डिस्कस ही कर देते हैं इसको। बोल रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना देन वैल्यू ऑफ सी, भैया ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लो पहले, 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर 0.64 हो जाएगा, सी का स्क्वायर सी, और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 64 और 20 हो गया 84 और 5 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। इधर जाके क्या होगा, इधर जाके होगा माइनस, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89 कितना हो जाएगा, 0.11 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू प्लस माइनस रूट में 0.11 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू दिया है तो एक ही निकालोगे आप। ठीक है, अब फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि भैया देखो ये सी क्या है, इसका कॉफिशिएंट है के का, सी मैग्नीट्यूड नहीं है, सी कॉफिशिएंट है, और कॉफिशिएंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है भाई, किसी के का कॉफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, पिछले सवाल में भी हम लोग कर ही रहे थे। ठीक है, तो कॉफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, इसलिए प्लस माइनस दोनों होगा। अब यहीं पर मान लो सपोज ए ऑप्शन में दे दिया होता कि ये, अरे यार हैंग कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन में दे दिया होता माइनस का 0.11, ठीक है, और कहीं सी ऑप्शन में दे दिया होता ए एंड बी। ठीक है, तो आप क्या मार के आते, बी मार के आते, बट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा। ठीक है, चलो बोर्ड भी हैंग करने लगा है, तो थोड़ा सा हम लोग कितने सवाल रह गए, 2 सवाल आई थिंक और रह गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से। बोल रहा है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट
बी क्रॉस ए। बहुत ही एनालिटिकल सवाल है और इजी सवाल है। चलो भैया, एक वेक्टर ए इधर है, दूसरा वेक्टर बी इधर है, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मुझे कुछ नहीं पता क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे, लेकिन एक बात पता है कि जो आर मैंने लिखा, आर को लिखा मैंने बी क्रॉस ए दिया है ना, बी क्रॉस ए, वो क्या होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा भाई। अरे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो अंदर की तरफ होगा, बी मैंने इधर माना है तो अंदर की तरफ होगा, लेकिन होगा तो बोर्ड से परपेंडिकुलर ना। अब मैंने यहां पर लिख लिया आर वेक्टर डॉट आर, जरा आर की डायरेक्शन बताओ, बोर्ड के परपेंडिकुलर, और ए किस में है, बोर्ड में है। भैया ए बोर्ड में है, ऐसे समझो कि ए बोर्ड में है ए, और आर जो है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो एक बोर्ड में हो गया, एक बोर्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया भैया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, इसको अल्फा बोल देते हैं, अल्फा 90 हो गया। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल, किसके, आर और ए के बीच का एंगल कितना हो गया 90, तो इनका कॉस डॉट प्रोडक्ट लिखोगे तो ए आर कॉस 90 लिखोगे, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती, कितना आ जाएगा 0। देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ईजी सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था, फटाफट से हो गया। आगे चलते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ के आओगे ना तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा है भैया। अगर वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर की बात करी जाएगी, ठीक है, और किसी की तो बात ही नहीं होगी ना। अच्छा देखो, मुझे बताओ क्या आएगा, कोई कह रहा है 0, भैया 0 से किसी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ नालायकों, कि जब हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती, कभी भी स्केलर नहीं आ सकती। तो अगर तुम कह रहे हो कि ये तो 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 आ गया, तो 0 इज ए स्केलर, और मैंने 0 वेक्टर भी पढ़ाया है, तो इसलिए यहां पर आएगा 0 वेक्टर, और आंसर हो जाएगा इसका 0 वेक्टर। तुम तो पहले ऑप्शन देखो, जब भी ऐसा सवाल कॉमन सेंस का गलत कराने वाला होता है ना, मतलब एग्जामिनर भी जो सवाल सेट करता है वो पहला ही ऑप्शन दे देता है, क्योंकि बच्चे की मेंटेलिटी है कि पहला अगर मिल गया तो आगे ऑप्शन देखना ही नहीं है, चलो भैया आगे, क्योंकि जल्दी जल्दी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगी, कभी भी वो स्केलर नहीं आ सकती। जैसे इसमें एक सवाल और बन सकता है कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री है। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री इंटू एन कैप। 180 की वैल्यू 0 होती तो आप 0 सीधे लिख दोगे, लेकिन गलत है। 0 अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इसका मतलब ये आप स्केलर लिख रहे हो, और आप कह रहे हो कि जो दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये गलत है, स्केलर तो आ ही नहीं सकता, वेक्टर आता है हमेशा, तो हमेशा इस पे क्या लगाना है, आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा। समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर अपना वेक्टर कंप्लीटली फिनिश हो गया, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपके वेक्टर का सवाल नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, इसमें मैंने वेक्टर ही पढ़ाया है। कई बार जब अपन डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो कई बार किताबों में वर्क डन को एफ डॉट एस लिख देता है, या टॉर्क को लिख देता है एफ क्रॉस डी, तो ऐसा करके डी क्रॉस एफ वगैरह लिख देता है। तो सारी फिजिक्स की बात है, हम उसको फिजिक्स में करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर का सवाल नहीं आपसे छूटेगा। आप इन सवाल को एक बार आप देखो अच्छे से, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा है कि मुझे शीट चाहिए वापस की पीडीएफ फॉर्मेट में हो, मैं शीट के क्वेश्चन देख देख के सॉल्व कर लूँ, बार बार मुझे वीडियो ना देखना पड़े, तो आप कमेंट करना, कमेंट में आप करना, तो मैं शीट जो है उसका लिंक जो है टेलीग्राम पे अपलोड करा के वहाँ कमेंट में पिन करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो यहीं पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर लेके आएंगे फिजिक्स का, वो क्या लेके आएंगे आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, अदरवाइज अगली क्लास में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट चलेगा ऑलमोस्ट सीरियल वाइज, ये ऐसा नहीं कि हम एक 11th पढ़ लिए तो फिर वेक्टर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक उठा लिया एसी, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, चलेगा सीरियल वाइज। ठीक है, चलो बहुत